Hello students, in previous video we have to studied questioner by post and questioner by enumerator, and second things characteristics of an ideal questioner। यानी हमको जो क्वेश्चन बनाना है तो वो आइडियल क्वेश्चन बने उसके लिए हमको क्या ध्यान रखना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए। हम जो फील्ड का डेटा कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं वो फील्ड के रिलेटेड हमको क्वेश्चनर बनाना है। ठीक है, अगर कोई स्कूल में चले गए डेटा कलेक्ट करने के लिए तो स्कूल में हमको देखना है कि हमको जो स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करना है, मार्क्स का डेटा कलेक्ट करना है, उनके परसेंट का डेटा कलेक्ट करना है, उनके ग्रेड का डेटा कलेक्ट करना है, उनकी हाइट का डेटा कलेक्ट करना है, उनका वेट का डेटा कलेक्ट करना है, या कोई टीचर की इनकम का डेटा कलेक्ट करना है, उनके वर्किंग आवर्स का डेटा कलेक्ट करना है। तो पर्टिकुलर फील्ड में हम जो इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं उसका डेटा हमको कलेक्ट करना है, तो उस तरह से हमको क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा। ठीक है, मेरा कंटिन्यू एग्जांपल लेता हूँ कि हम जो मॉल के जो एम्प्लॉय है उनके पास से जो इन्फॉर्मेशन लेनी है या डेटा कलेक्ट करना है, तो पर्टिकुलर फील्ड यानी उनके पास से हमको कौन सा डेटा कलेक्ट करना है उस तरह का क्वेश्चन बनाना पड़ता है। उनकी इनकम का डेटा कलेक्ट करना है, उनकी एज का डेटा कलेक्ट करना है, उनके वर्किंग आवर्स का डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, तो उस तरह का क्वेश्चन हमको बनाना पड़ता है। तो वो क्वेश्चनर कैसे बनाते हैं वो हमने अगले वीडियो में स्टडी किया था। टुडे वी विल स्टडी सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, यानी हमको जो डेटा मिलता है सेकेंडरी डेटा वो कहाँ से मिलेगा। सेकेंडरी डेटा मतलब कोई इन्वेस्टिगेटर है या कोई एजेंसी है, उसने जो फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट किया है वो डेटा का हम यूज़ करते हैं, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। मोस्ट ऑफ हम ज़्यादातर सेकेंडरी डेटा ही यूज़ करते हैं। तो उसका फर्स्ट सोर्स गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल डेटा की ज़रूरत गवर्नमेंट को पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट डेटा के बेस पे ही सब पॉलिसी प्लानिंग डिसाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट पब्लिकेशन में कौन से पब्लिकेशन है। CSO उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट पब्लिकेशन हैं जो वो डेटा पब्लिश करते हैं, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अब वो कौन से डेटा है जो गवर्नमेंट पब्लिश करता है, बहुत सारे डेटा होते हैं। इसमें से हम 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं। एग्रीकल्चर डेटा, एग्रीकल्चर डेटा गवर्नमेंट पब्लिश करती है कि भाई चलो पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर का डेटा क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन हुआ। डिफरेंट प्रोडक्ट जो होते हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड, उसमें से कितना प्रोडक्शन किस चीज़ का हुआ, कि राइस का कितना प्रोडक्शन हुआ, वीट का कितना प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो वो सब आ गया एग्रीकल्चर डेटा, वो डेटा गवर्नमेंट पब्लिश करती है। दूसरा ले लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग पीरियड हमने कितना इंपोर्ट किया अपने देश से और कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया। इंपोर्ट यानी फॉरेन कंट्री से हम जो गुड्स मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट यानी हम फॉरेन कंट्री में जो गुड्स सप्लाई करते हैं। दूसरा है पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस यानी एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में हमारे इंडिया की
पॉपुलेशन कितनी है वो काउंट होती है एवरी 10 ईयर, यानी 2011 में पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं वो हर घर घर जाके पॉपुलेशन काउंट करते हैं, फिर नोट करते हैं, ठीक है। वो सब फिर गवर्नमेंट अपना जो पब्लिकेशन होता है उसमें छापते हैं, फिर हमको बताते हैं, ठीक है। तो वो हो गया गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेकंड सोर्स है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। सेमी गवर्नमेंट यानी थोड़ा इसके अंदर रोल पार्ट है गवर्नमेंट का और थोड़ा होगा पब्लिक का या प्राइवेट। तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, फिर SEB सेब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। तो LIC क्या पब्लिकेशन करती है, तो उसने पर्टिकुलर टाइम पे कितनी पॉलिसी सोल्ड की, कितने क्लेम उसने पेड किए, उनको कितना प्रीमियम रिसीव हुआ, वो सब डेटा अपने पब्लिकेशन में वो पब्लिश करती है क्योंकि पब्लिक जान सके, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या पब्लिश करता है कि भाई पर्टिकुलर टाइम पे हमारा जो कस्टमर है, हम अपना एग्जांपल लेते हैं MGVCL, तो MGVCL वो डेटा शो करेगा, पब्लिश करेगा कि भाई पर्टिकुलर टाइम पे कस्टमर ने या कंज्यूमर ने कितना इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम किया है, ठीक है, कितना रुपीस टोटल हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल का मिला है, वो सब डेटा पब्लिश करेगी, ठीक है। थर्ड, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। UNO इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्कर के लिए काम करता है, यानी वर्ल्ड में जितने वर्कर है वो कोई कंपनी में या कोई भी फील्ड में जॉब करते हैं तो उनको वर्किंग कंडीशन कैसी मिलती है, ठीक है, उनका कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, वो सब डेटा उनके पास होता है और वो पब्लिश करते हैं। सोर्स नंबर 4, रिपोर्ट्स ऑफ रजिस्टर्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो ATIRA, ATIRA इसका फुल फॉर्म है अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, एंड PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। तो जो ATIRA है वो काम क्या करता है, वो जो कपड़ा होता है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, उसका रिसर्च करता है कि भाई हमने ये, अगर आप क्लोथ के अंदर रिसर्च करता है कि आप हमने इतना फाइंड किया है, इतना रिसर्च किया हमने कि अगर ये पैटर्न का कपड़ा बना होगा तो आपको इस तरह का मटेरियल चाहिएगा, ठीक है। वो जो रिसर्च करते हैं वो रिसर्च पेपर जो होता है वो पब्लिश करते हैं, ठीक है। नंबर 5, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी। हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है, ठीक है। तो वो क्या डेटा पब्लिश करेंगे, तो हमारे टाउन में जो म्यूनिसिपैलिटी है वो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द सम पीरियड कितना अपने टाउन में डेथ हुआ, कितना बर्थ हुआ, कितना हमने टैक्स का कलेक्शन किया है, कितनी नंबर ऑफ शॉप हमारे बोर्ड में है, कितनी रजिस्टर्ड ऑफिस हमारे बोर्ड में है, वो सब डेटा पब्लिश करते हैं, ठीक है। फिर हो गया पब्लिकेशन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स।
ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स यानी ICA जो CA स्टूडेंट प्रिपेयर करता है वो कितने स्टूडेंट हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हुए, कितने CA हुए, उनका क्राइटेरिया क्या है, कौन सी एग्ज़ाम कब लेनी है, ठीक है, वो सब डेटा पब्लिश करते हैं। सबसे मेन पॉइंट सोर्स ऑफ सेकेंड डेटा का जो हम ज़्यादातर सब लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर्स एंड पेरियोडिकल्स। न्यूज़पेपर यानी टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, इंडियन इकोनॉमिक्स ले लो, गुजरात समाचार ले लो, दिव्य भास्कर ले लो, ठीक है। और पेरियोडिकल्स यानी डिफरेंट टाइप ऑफ मैगजीन्स, चित्रलेखा ले लो, ठीक है। तो हम वो सब का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो हमारे लिए वो हो गया सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा के बाद अब हम स्टडी करेंगे जो मेरे को पहले स्टार्ट करना चाहिए, वो मैं अब समझा रहा हूँ। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन कब हुआ और उसका ग्रोथ कब कैसे हुआ। तो सिंपल पॉइंट है अभी 2-3। द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक was first used by Gottfried Eckenwall in 1749 for analysis of data about stat। यानी ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड्स है वो जर्मन बेस पे बना हुआ है। STI उसके बाद के रिप्लेस में C और S आ गया, उसका होगा स्टैटिस्टिक्स। उसको फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था, तो गॉटफ्रीड एक्केनवॉल ने 1749 में यूज़ किया था, जब स्टैटिक का डेटा एनालिसिस करना था तब। दूसरी उसकी हिस्ट्री क्या है। द इनिशियल रिजल्ट्स ऑन probability theory were found by two giants were Laplace and Gauss। लाप्लास और गोस ने प्रोबेबिलिटी के यूज़ में ये स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया था। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपको 12th में स्टडी करने का आएगा, आपने 10th में थोड़ा तो बेस क्लियर हुआ है, तो उस टाइम उन्होंने स्टैटिस्टिक्स में इसका यूज़ किया था। कार्ल पियर्सन वॉज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स यानी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का फाउंडर कौन है, कार्ल पियर्सन, ठीक है। फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किसने किया था, गॉटफ्रीड एक्केनवॉल ने। प्रोबेबिलिटी के अंदर किसने यूज़ किया था, लाप्लास और गॉस ने। और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में का फर्स्ट टाइम यूज़ किसने किया था, कार्ल पियर्सन ने, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। इंडिया में स्टैटिस्टिक्स का ग्रोथ कैसे हुआ। द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वॉज फाउंडेड बाय वेल नोन इंडियन स्टैटिस्टिशियन PC महालनोबिस in 1931 at कलकत्ता। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को फाइंड किया था किसने इंडिया में पहली बार, PC महालनोबिस ने। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया के एंगल से स्टैटिस्टिक्स का ग्रोथ करने में। उन्होंने ये इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट कब किया था, 1931 में एट कलकत्ता में किया था, ठीक है।
अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो मेरे को पहले करनी चाहिए, पर मैंने सोचा कि पहले आपको उस स्टैटिक के रिलेटेड जो डेटा है वो आपको समझा दूँ सब। उसकी डेफिनेशन क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यानी स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक साइंस है, ठीक है, वो जो डील करता है किसके साथ? कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यानी हमको डेटा जो है न्यूमेरिकल उसको कलेक्ट करना है, उसका एनालिसिस करना है और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करना है। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम। एग्जांपल के तौर पे सपोज़ कोई स्कूल है, वो स्कूल में जो 11th स्टैंडर्ड है उसमें टोटल 100 बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और हमको अब उनका डेटा चाहिए कोई। हमने उनका कोई टेस्ट लिया, स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट यूनिट टेस्ट लिया सब स्टूडेंट का, ठीक है, 50 मार्क्स का। हंड्रेड स्टूडेंट का हमने 50 मार्क का टेस्ट लिया, ठीक है। अब वो सब स्टूडेंट के किसी के 50 में से 50 मार्क्स आए होंगे, किसी के 5 मार्क्स भी आ सकते हैं, शायद ऐसा मान के चलते हैं। किसी के 35 मार्क्स आ गए, किसी के 40 मार्क्स आ गए, किसी के 42 मार्क्स आ गए, किसी के 48 मार्क्स आ गए, किसी के 34 मार्क्स आ गए, ठीक है। ऐसे हमने जो टेस्ट कंडक्ट किया उसमें से सब स्टूडेंट का हमने मार्क्स का डेटा निकाला कि मार्क्स का डेटा लिया हमने, तो ये होगा कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी जितने स्टूडेंट हैं उन सबके मार्क्स हमने लिखे, तो ये हो गया कलेक्शन। अब एनालिसिस कैसे करेंगे? अब एनालिसिस करने के लिए उसका क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। सेकंड चैप्टर में आएगा कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसका हमने शायद एनालिसिस कर देते हैं, क्लासेस बना दिया कि कोई बच्चे के 0 to 10 मार्क्स है, 10 से 20 में कितने हैं, 20 to 30 में कितने मार्क्स वाले बच्चे हैं, 30 to 40 मार्क्स में वाले कितने बच्चे हैं, 40 to 50 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, ठीक है। यानी समझ लो कि 0 to 10 में 10 के बीच में 2 स्टूडेंट है जो मार्क्स लाए हैं, ठीक है। 10 स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 10 to 20 के बीच में है। 25 स्टूडेंट इतने हैं जिसके मार्क्स 20 to 30 के बीच में है। एट स्टूडेंट्स ऐसे जिसके मार्क्स 30 to 40 के बीच में है। और 5 स्टूडेंट ऐसे जिसके मार्क्स 40 to 50 के बीच में है, ठीक है। यानी मैंने ये कर दिया क्लासिफाइड, ठीक है। अब हम इसका मीन फाइंड करेंगे, ठीक है। मीन फाइंड करने के बाद सपोज मीन अगर इतना आता है 35 मीन आ गया, तो ये हो गया एनालिसिस। कैसे? कोई भी एक स्कूल था, वो स्कूल में जाकर हमने टेस्ट कंडक्ट किया है, ठीक है। 100 स्टूडेंट थे 11th स्टैंडर्ड में, 50 मार्क्स हमने टेस्ट लिया। वो टेस्ट में उनका कितना मार्क्स आए वो डेटा हमने कलेक्ट कर दिया, फिर डेटा को क्लासीफाई कर दिया। क्लासीफाई करने के बाद हमने मीन फाइंड किया। अब ये मीन फाइंड कैसे करना है वो 3rd चैप्टर में मैं समझाऊंगा, बट हमने एक एवरेज निकाली 35। यानी वो जो क्लास में बच्चे बैठे हैं, जितने 100 बच्चे बैठे हैं उनका एवरेज, एक स्टूडेंट का मार्क्स 35 है। एवरेज मतलब कोई स्टूडेंट का
दो कोई स्टूडेंट का 5 मार्क्स भी है, किसी का 10 मार्क्स भी है, किसी का 50 मार्क्स भी है, किसी का 45 मार्क्स भी है, किसी का 30 मार्क्स भी है। बट वो क्लास के जो टोटल बच्चे बैठे हैं स्टडी करने के लिए उनकी एवरेज 35 है। ठीक है, ये हो गए एनालिसिस। अब इंटरप्रिटेशन करना हो तो कैसे करेंगे? चलो, हमने जैसा ये टेस्ट यहाँ कंडक्ट किया ये स्कूल में, तो दूसरी को स्कूल में टेस्ट हमने कंडक्ट कर दिया, वहाँ की एवरेज आई सपोज 40। तीसरी स्कूल में गए, फिर हमने टेस्ट कंडक्ट कर दिया, ठीक है, वहाँ की एवरेज आ गई सपोज 29। ठीक है, तो हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि भाई कौन सी स्कूल के बच्चे ज़्यादा बेहतर है। तो हम अब इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि भाई सेकंड स्कूल के बच्चे ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे के ज़्यादा क्लेवर है। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंदर दे सकते हैं, बट मैंने आपको एग्जाम्पल आपके रिलेटेड दिया कि आपको थोड़ा ज़्यादा मालूम पड़े। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब हमको जो मार्क्स आए उसका डेटा कलेक्ट किया, फिर उसको हमने क्लासीफाई कर दिया, फिर एनालिसिस किया यानी हमने उसका मीन फाइंड किया। ठीक है, इंटरप्रिटेशन में एक से ज़्यादा स्कूल का डेटा हो तो हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ये चैप्टर में अभी तक इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको? ओके, इसका दूसरा भी एग्जांपल दे सकता था, बट ये मेरे को थोड़ा इजी लगा आपके एंगल से, इसके लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। ओके, थैंक यू।